नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वाटेरिया ग्रुप में स्वागत है। मैं आज फिजिक्स पार्ट 1 यानी 9 क्लास के पार्ट 1 का पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग आगे सीखेंगे कि आगे क्या जानना है। यानी किसी यूनिट को एक दूसरे में तापमान को बदलना, तापमान को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, यानी केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को रोमर में, इन सारे चीज़ों को बदलना सीखेंगे इसमें। और रही आपकी बात, इसमें जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं और उसे मापा किस यंत्र से जाता है और उसको लिखा कैसे जाता है, ये सारी बातें जानेंगे। और बहुत सारे सवाल भी इसमें आप लोगों को जानना है या सीखना है, जो कि 9 क्लास के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ से कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, यानी समय को न बर्बाद करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है कि प्रति माने प्रत्येक और एक एक, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी इस क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इस वायुमंडलीय दाब को, यानी इस दाब को एक यंत्र होता है बैरोमीटर, उस बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। इस वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। कहा जाता है कि यह बैरोमीटर माने वायुमंडल, जहां वायुमंडल का परिवर्तन बार बार होता है, ऐसे क्षेत्रों में इसे लगाया रहता है। क्या होता है कि कभी जब आंधी तूफान जोरों के चलती है तो वहां का जो हवा होता है, यानी वहां की जो वायु होती है हट जाती है, जिसकी वजह से वहां का वायु दाब कम हो जाता है। तो यानी भूगोल वेता लोग यानी समझ जाते हैं, वैज्ञानिक लोग समझ जाते हैं कि वहां आंधी तूफान आने वाली है, क्योंकि बैरोमीटर अचानक गिर जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब यानी शांत हो जाते हैं, आंधी तूफान वहां शांत हो जाता है, तो बैरोमीटर धीरे धीरे उठने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब उसे दाबने लगता है, तो बैरोमीटर उठने लगता है। यानी आगे चल करके आप लोगों को पढ़ना है कि जब बैरोमीटर का जो पारा होता है एकाएक अगर गिर जाए तो समझ जाइए कि आंधी तूफान आने वाली है। और अगर बैरोमीटर का जो कांटा होता है वो अगर धीरे धीरे उठने लगे तो आप समझ जाइए कि तापमान धीरे धीरे फ्रेश होने वाला है, साफ होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि एक वायुमंडलीय दाब यानी एक एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडलीय को अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। क्यों पास्कल? क्योंकि वायुमंडलीय दाब को, जो दाब होता है, दाब को पास्कल में लिखा जाता है। जैसे चीनी को लिखना होता है तो उसके आगे केजी लिख देते हैं, दूध को लिखना होता है तो उसके आगे लीटर लिख देते हैं। तो ठीक उसी तरह दाब को कैसे लिखा जाता है, तो या तो आप न्यूटन में लिख सकते हैं या पास्कल में लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहे हैं। कहा जाता है कि 9 क्लास से ही इसकी शुरुआत होती है, 9 क्लास से ही इसकी शुरुआत होती है। तापमान को केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस को से केल्विन में बदला जाता है। तो इसे कैसे बदला जाता है आप देखें। यहाँ कह रहे हैं कि सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो आप इसे, हाँ, लेकिन एक बात, किसी एक यूनिट का मान दिया होना चाहिए। जैसे सेल्सियस में मनुष्य का तापमान कितना होता है, सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पूछेगा उसे कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो उसे हम इस सूत्र के मदद से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। चलिए मैं आगे बता दूंगा, आगे बढ़ा जाए, पहले इसे सीख लिया जाए। आगे बता रहे हैं मनुष्य का तापमान। मनुष्य का तापमान आप ले करके इसमें किसी एक में रख देंगे और किसी को भी निकाल सकते हैं। जैसे आप फ़ारेनहाइट में भी निकाल सकते हैं, आप सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं, केल्विन में भी निकाल सकते हैं, और एक नया पैमाना भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ जो कि रोमर है, आप रोमर में भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि ये सभी किस चीज का मात्रक थे, यानी केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमर, ये सब किस चीज का मात्रक है, तो ये सब उष्मा का मात्रक है। उष्मा यानी गर्मी, यानी ताप का मात्रक है। ठीक है, और ताप का एसआई मात्रक अर्थात उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ये किस पद्धति में, तो एसआई पद्धति में। मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में बताया था कि ताप का मात्रक कैसे निकाला जाता है, मात्रक क्या होता है और मात्रक कितने प्रकार का होता है, उसे कैसे बदला जाता है, ये सारी बातें बताया था। तो वही उष्मा अर्थात ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और सीजीएस पद्धति में इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी होता है। यानी सीजीएस पद्धति में इसका एसआई मात्रक कैलोरी होता है। चलिए आगे देखते हैं।
अब आधारी से व्युत्पन्न बनाना, ये बहुत अच्छी बात है, इसे आप लोग सीख लीजिए कि किसी यूनिट को आधारी से व्युत्पन्न में कैसे बनाया जाता है। व्युत्पन्न में कैसे बनाया जाता है, आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो में सीखे होंगे कि आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। तो आधारी राशि आप लोग सीखे हैं कि स्वतंत्र होता है, लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो आधारी राशि से ही बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि आधारी राशि से व्युत्पन्न राशि कैसे बनता है। चलिए अब कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्षेत्रफल हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ दिखाई नहीं रहा है, मैं आगे बता दे रहा हूँ। ये आपका जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल हो गया तो क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को याद होगा, यानी कहने का मतलब कि किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसमें 2 यूनिट की जरूरत पड़ती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि क्षेत्रफल का निकालना है तो ले लिए यहाँ लंबाई, यहाँ ले लिए लंबाई। देखिए ये क्षेत्रफल हो गया तो क्षेत्रफल का आपका हो गया लंबाई और गुणे चौड़ाई, हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब लंबाई को हम लोग किस चीज में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, तो हम लोग लिखेंगे मीटर। और फिर चौड़ाई को किस चीज में मापते हैं, तो हम लोग मीटर में ही मापते हैं, इसमें भी लिख दिए मीटर। अब मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अर्थात अब ये आपका मूल मात्रक नहीं है, ये अब आपका आधारी राशि हो गया। ठीक है, आधारी मात्रक हो गया। चलिए उसी तरह आप लोग हम बता रहे हैं आयतन का। आयतन का देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ आयतन का क्या होता है, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और हाँ, एक बात दोस्तों आपको जरूर बताऊंगा कि आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते समय भी इसमें फंस जाते हैं कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसमें फंस जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ आज क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि घनत्व क्या होता है और आयतन क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये आयतन हो गया। तो आयतन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई, अर्थात इसमें आपका तीनों होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि लंबाई को किस चीज से, कोई चीज लंबा होगा तो उसे किस चीज से मापिएगा, मीटर से। और चौड़ाई को किस चीज से मापिएगा, तो चौड़ाई को मापिएगा मीटर से। और ऊंचाई को किस चीज से मापिएगा, तो मीटर से ही। अर्थात मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, तो आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हुआ, ये मूल मात्रकों से ही बना है, ये मूल मात्रकों से ही बना है और आगे चल करके व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मीटर क्यूब हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। मीटर स्क्वायर भी, यानी कहने का मतलब कि जब मूल मात्रक 1 या 2 या 3 जब मिल जाते हैं तो वो अब मूल मात्रक नहीं रह जाते हैं, अब वो व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक बन जाते हैं। चलिए अब आते हैं आपका घनत्व का बता देते हैं। इसका हो गया मीटर क्यूब, याद रखिएगा। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि अब ये मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बनाने जा रहे हैं। और कैसे बन रहा है ये आपको बता दिए। आयतन का क्या होता है, तो होता है मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ मीटर क्यूब नहीं होता है, इसका मीटर स्क्वायर हो जाता है और इसका हो जाता है मीटर क्यूब। उसके बाद घनत्व का, घनत्व क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है, पहले इसे याद कर लीजिए। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। अब दोस्तों आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक ही बनाने जा रहे हैं। और ये बनेगा किस चीज से, तो ये मूल मात्रकों से बनेगा। आप लोगों को बताया गया है कि मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक 7 होते हैं। उन्हीं 7 से पूरा व्युत्पन्न मात्रक बना दिया जाता है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। अर्थात हम द्रव्यमान को किस चीज से लिखते हैं, तो द्रव्यमान को हम लोग लिख देते हैं केजी से। पिछले वीडियो में बताया गया है कि द्रव्यमान को किस चीज से लिखते हैं, तो हम लोग केजी से लिखते हैं। और अभी हमने बताया कि आयतन को अगर लिखना होगा तो अब आप कैसे लिखिएगा, तो आयतन को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीटर क्यूब में लिखेंगे। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान का अर्थात घनत्व का जो आपका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, या उसको व्युत्पन्न मात्रक बना दिए हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब लिखेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है
कि कुछ यूनिट दिया गया और यूनिट को कुछ आगे सवाल पूछेगा। 9 क्लास में बहुत सारे सवाल है और जो एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं, तो इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ यूनिट दिए हैं और इसी यूनिट से आपको कुछ बदलने सिखाएंगे और देखिए कैसे बदल जाएगा, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक फुट बराबर होता है 12 इंच। एक गज बराबर होता है 3 फुट। एक मील बराबर होता है 1760 गज और एक इंच बराबर होता है 2.57 सेंटीमीटर। एक फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर और 5 मील बराबर होता है 8 किलोमीटर। 1 किलोग्राम होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम 45 यानी 453.6 पाउंड के बराबर होता है। 6 पाउंड के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 45 यानी 453.6 पाउंड के बराबर होता है और 1 पाउंड कितने के बराबर होता है, तो 1 पाउंड 453.6 ग्राम के बराबर होता है। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि जैसे मान लेते हैं कि आप लोग बर्थडे में जो केक खरीदने जाते हैं, तो वो केक आपको कैसे मिलता है, केजी में मिलता है, लीटर में मिलता है? आप लोग समझिएगा, पूछिएगा दुकानदार से कि जो केक आता है, बर्थडे केक आता है, वो किस यूनिट में मिलता है। तो जो बर्थडे केक आता है आप समझिए कि ये पाउंड में आता है, ठीक है। और 1 पाउंड में कितना किलोग्राम, सॉरी 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम ही होता है। तो इसी तरह जो केक होता है 1 पाउंड, 2 पाउंड या 1.5 पाउंड का बनता है। तो ध्यान रखिएगा आप कि जो केक बनता है वो पाउंड के हिसाब से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इसी यूनिट की सहायता से आप 2-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे बनाइए। और देखिए बिल्कुल आसानी से दोस्तों एकदम ऐसा बनाएंगे जो कि बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कह रहे हैं कि 1 फुट को मीटर में बदल के दिखाइए, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ। 1 फुट को कह रहा है, 1 फुट को दोस्तों कह रहे हैं कि 1 फुट को मीटर में बदल के दिखाइए। तो चलिए 1 फुट को हम लोग मीटर में बदल देते हैं, देखिए कैसे बदल जाता है। तो चलिए करें कि 1 फुट को मीटर में बदलिए। तो हमने लिखा 1 फुट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर मैं यहाँ इसको कर दूंगा। 1 फुट हो गया, तो 1 फुट को मीटर में बदलना है। ध्यान से सीखिएगा, 1 फुट को बदलना है मीटर में। तो देखिए पहले आप काम करिए कि फुट को, देखिए इसमें कोई यूनिट दिया है, फुट कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए एक यहाँ फुट है जो कि सेंटीमीटर में है और एक यहाँ फुट है जो कि इंच में है, और आप दोनों से बदल सकते हैं। एक यहाँ फुट है, 1 फुट बराबर 12 इंच, और एक यहाँ फुट है 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। आप दोनों से बना सकते हैं। अब कहिएगा तो हम दोनों से बनाकर बता देंगे। चलिए पहले हम लोग इसको बनाते हैं और ये काफी आसान हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहे कि 1 फुट को सेंटीमीटर में बदलिए, तो 1 फुट बराबर पहले लिख लीजिए कि 30.48, अर्थात मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 फुट बराबर कितना होता है दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 फुट बराबर कितना होता है, 30.48 सेंटीमीटर। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। तो आप इसे 100 से भाग दे दीजिए। तो 100 से भाग दे दीजिएगा तो नीचे कितना जीरो है, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो दो, जब नीचे 2 रहता है तो ये जो दशमलव है बाएं हाथ की तरफ भागता है, यानी जितना 0 रहेगा उतना डेग बाएं भागेगा, और अगर ये 0 ऊपर रहेगा तो जितना 0 ऊपर रहेगा उतना दशमलव दाहिना हाथ और भागेगा। तो चलिए देखते हैं कि नीचे 2 जीरो है तो ये दशमलव 2 डेग आगे आ जाएगा, यानी 8403, अर्थात दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसके आगे आप एक 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये मीटर में हो गया। तो
आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर में कैसे बदला जाता है। दोस्तों अभी से मैं मिटा रहा हूँ, बहुत सारे सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप चाहेंगे तो इसको इंच से भी बदल सकते हैं। यहाँ दिया है कि 1 फुट बराबर 12 इंच, आप इस यूनिट से भी बदल सकते हैं। तो आप बदल के देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट में लिखिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत सारे यूनिट्स होंगे और जिसमें सभी को बदलने बता दूंगा। बिल्कुल आसानी से आप इसे बदल सकते हैं। अगर नहीं बदल सकते हैं तो आपके लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे बदल करके कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदलिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन किया है। घन मीटर है, इसको घन सेंटीमीटर में बदल देना है। घन मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदल दे। आइए बदलते हैं। तो कह रहे हैं कि घन मीटर है, घन मीटर। ठीक है, घन मीटर है, घन मीटर है, यानी एक मतलब कहने का मतलब कि 1 घन मीटर होगा। आप इसे 1 घन सेंटीमीटर में, तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 घन का मतलब होता है मीटर। घन का मतलब होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? घन का मतलब होता है किसी के पावर में क्यूब, अर्थात 3। जब पावर में 3 रहता है तो उसे आप घन या क्यूब कह सकते हैं, क्यूब कहा जाता है। ठीक है, तो आइए, यानी कहने का मतलब कि यहाँ कितना है और बदलना किस चीज में है? सेंटीमीटर में है। अर्थात यहाँ कितने मीटर है? तो 3 गो मीटर है। 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा ऊपर कर दे रहा है, नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए आइए, यहाँ 1 घन मीटर है। क्या है? घन मीटर है, घन मीटर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 घन मीटर है। तो 1 घन मीटर का मतलब यानी मीटर क्यूब। अर्थात आप यहाँ देख रहे हैं कितने मीटर है? 3 मीटर है। तो यानी 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। ठीक है, अब आप 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा? छोटा करना है ना। तो किसी चीज को छोटा करने के लिए गुणा किया जाता है और बड़ा करने के लिए भाग दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा करने के लिए, किसी यूनिट को बड़ा करने के लिए ऐसे नहीं। अब रोटी वगैरह हो गया तो रोटी को छोटा करना है तो भाग दिया जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग तर्क मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 मीटर है ना, तो मीटर को छोटा करना है, सेंटीमीटर में करना है तो गुणा कर दिए, छोटा करने के लिए गुणा कर दिया जाता है। यानी रुपया को पैसा में करने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो ठीक है, आइए कहते हैं कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर गुणे 100, अभी सेंटीमीटर हो गया। फिर 1 मीटर गुणे 100, फिर 1 मीटर गुणे 100, अर्थात तीनों में 100 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा? 0। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। और ये सब क्या हो गया? सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? कितना सेंटीमीटर? इसके लिए 1 सेंटीमीटर, इसके लिए 1 सेंटीमीटर, इसके लिए 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अर्थात सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, हो गया आपका, ये हो गया सेंटीमीटर, हो गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसको छोटा लिखा जाता है। यानी किसी भी यूनिट को आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि मानक रूप में लिखे, अर्थात बहुत बड़ी संख्या देगा उसे छोटा करके लिख दिया जाता है, जिससे पेज की बचत होती है। तो उसी को कहा जाता है कि मानक रूप में लिखिए। तो चलिए इसको मानक रूप में लिख देते हैं। तो कितना 0 है? 1 2 3 4 5 6, यानी 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये हो गया आपका, यानी घन मीटर जो है ये घन सेंटीमीटर में बदल गया। दोस्तों अगर इसको वीडियो को पॉज करिए और इसे आप खुद से बनाना सीखिए, बनाने आ जाएगा, अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस बात को जान सके। चलिए आगे एक क्वेश्चन है, ऊपर देखा जाए, कह रहे कि 5 मील को कितने घन होते हैं। कह रहे हैं कि 5 मील में कितने गज होते हैं। चलिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बदल लेंगे। इसमें जितना दिया गया है उससे सारा सवाल आप बदल लेंगे। इसमें जितना भी यूनिट हम दे दिए हैं इससे 9 10 तक आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आप इसे देखिए। तो चलिए हम लोग 5 मील को गज में बदलते हैं। तो देखिए इसमें कहीं मील दिखाई दे रहा है आपको? 1 मील बराबर 1760 गज, 1 मील बराबर 1760 गज लिखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहे कि 5 मील, अर्थात पहले हम लिखते हैं कि 1 मील बराबर कितना होता है? 1760 गज होता है, 1760 गज होता है। ठीक है, 1 मील में 1760 गज, तो 5 मील में कितना हो जाएगा? तो 5 से गुणा कर दीजिए 1760 में,
बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। तो 5 में 0 में गुणा करिएगा तो 5, 5 में 6 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, यानी 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, और 5 से 35 3 38 के 8 हासिल 3, 5 कम 5 है 3, सॉरी 5 कम 5 है 3 8, यानी 8800 आपका 8800 गज हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 8800 गज हो जाएगा। अब इसे मानक रूप में भी आप लिख सकते हैं, यानी फिजिक्स की भाषा में किसी भी बड़ी संख्या को मानक रूप में लिख दिया जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो बाएं से एक अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, अर्थात 8.800 इसे लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो पीछे से दशमलव आता है, कितना डेग चल कर आएगा 1 2 3 डेग चल के आएगा, तो 8.8 लिखेंगे। और कितना डेग चल के आया था? तो जितना डेग चल के आएगा उतना हम लोग पावर में लिख देंगे। ये गज में हो गया। चलिए दोस्तों, और एक आपका क्वेश्चन रह गया है लास्ट में, इसे भी आप देख लीजिए। कह रहा है कि एक लोहे के टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है और इसका द्रव्यमान 3510 केजी है, तो लोहे का घनत्व क्या होगा? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लोहे का घनत्व क्या होगा। तो दोस्तों, अभी यहां पर आपको बताया था कि घनत्व क्या होता है, आपको बताया था कि घनत्व क्या होता है, यानी घनत्व का सूत्र आप लिखिए। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? पीछे आपको याद हो गया होगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। दोस्तों, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो आपको पता होगा, इसमें देखिए दिया है यहाँ द्रव्यमान दिया है, यहाँ आपको द्रव्यमान दिया है कितना, देखिए दोस्तों यहाँ बता दे रहे हैं, ये द्रव्यमान दिया है आपको और यहाँ आपका दिया है आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो चलिए, द्रव्यमान कितना दिया है आपका 3510। और आप जानते हैं कि द्रव्यमान को किस चीज में लिखा जाता है? पीछे वाली वीडियो में मैं बताया था कि द्रव्यमान को किस चीज में लिखा जाता है। तो द्रव्यमान को केजी में, और नीचे आयतन है, आयतन को मैंने तुरंत अभी बताया कि आयतन को किस यूनिट में लिखा जाता है, तो मीटर क्यूब में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.45 मीटर क्यूब। अब दोस्तों आप इसे कटा सकते हैं और कटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आएगा। अब आप इसे कटा सकते हैं आसानी से। देखिए 9 से कटा दीजिए, 9 पचे 45, और ये कटा दीजिए 9 त्रिके 27, बचा कितना 27 कटा दिए तो बचा कितना 3 और 5 8, 81 हो गया, 9 9 81, और ये जीरो दे दीजिए, आपका बचा कितना 3 9 0 गुणे 100। ठीक है, और आपका ऊपर बचा हुआ है केजी और बटा में बचा हुआ है मीटर क्यूब। अर्थात दोस्तों आपका ये हो जाएगा 39,000 और गुणे केजी प्रति मीटर क्यूब। चलिए मैं इसको यहाँ बता दे रहा हूँ। अब इसको मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे मानक रूप में? पीछे से आएंगे, एक अंक छोड़कर रुक जाएंगे, तो 1 2 3 4 अर्थात 3.9 गुणे 10 के पावर 4 मीटर प्रति केजी प्रति मीटर क्यूब लिख देंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाला चैप्टर आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप इसे अच्छा से पढ़ाई कर सके। नमस्कार दोस्तों।